नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश नेहरा आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ राकेश नेहरा सर पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। ये अपने चैनल पे टॉपिक संबंधी पहला वीडियो है और जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे हो, ये मैं सब जान रहा हूँ। मुझे जितने मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, उनके अकॉर्डिंग आज अपन एक टॉपिक लेके चलेंगे और उनमें डिमांड थी कि पहले एनिमल से रिलेटेड जो पार्ट है वो करवा दो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ चल लो। तो अपन सबसे पहले आज जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक होगा पाचन तंत्र। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके रीट के लिए भी यूज़फुल है, आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, इन भर्तियों के लिए भी यूजफुल है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको यदि अपन अच्छे से समझ लेंगे तो ये मान के चलो कि अपन एक क्वेश्चन जनरल साइंस का सही कर देंगे जो राजस्थान पुलिस और पटवार के बच्चे हैं, और रीट में भी हर बार तकरीबन पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसके अंदर अपन पाचन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किससे? पाचन से, कि ये पाचन होता क्या है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब अपन भोजन करते हैं तो उस भोजन में बहुत सारे वृद्ध कार्बनिक अणु होते हैं। जब वो अपने शरीर में जाते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स उन पे काम करते हैं। ऐसा वहाँ अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो वृद्ध अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। यानी मैं सीधा ये बोलूं कि वृद्ध कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित होना, सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित होना या अपघटित होना, विघटित बोल दो या अपघटित होना बोल दो, ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जब वृद्ध कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो ही क्या है? पाचन है। अब ये जो पाचन है ये कैसे होता है, पाचन की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं और उनकी स्टेप्स क्या हैं? हर बार एग्जाम में पाचन क्रम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अपनी बॉडी के अंदर पाचन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसका सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पाचन क्रम की, पाचन क्रम या डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये जो पाचन क्रम है उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अंतःग्रहण। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है पाचन। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है अवशोषण। फोर्थ जो स्टेप होगा वो होगा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और फिफ्थ जो है वो होगा उत्सर्जन। इन 5 पदों में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। यानी ये जो 5 स्टेप हैं इनका ही स्टडी या अध्ययन अपन किस में करते हैं? पाचन तंत्र में करते हैं। पाचन तंत्र का मतलब होता है समूह, और यहाँ डाइजेशन है तो डाइजेशन का जो जितने भी अपने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में काम करते हैं उन सभी अंगों का समूह नहीं क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। और उस पाचन तंत्र में अपन ये 5 स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन, इनकी स्टडी करते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि पाचन के क्रम का सही विवेचन कौन सा है या पाचन का सही क्रम क्या है। तो वहां पर अपन क्या करते हैं? कई बार 1 नंबर पे अवशोषण लगा देते हैं, 2 नंबर पे अपन स्वांगीकरण को रख देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। तो पाचन का क्रम कैसे ध्यान रखना है कि नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा? अंतर्ग्रहण, यानी कि अपन कुछ अंदर ले रहे हैं, वो ही प्रोसेस क्या है? पहली स्टेप है।
दूसरा, जो आप अंदर लोगे उसका डाइजेशन होगा, यानी वो पाचन हो गया। जो डाइजेशन हो गया तो उसका फिर क्या होगा, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो अब्जॉर्ब होगा। उसके बाद में उसका क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, वो एनर्जी के लिए प्रोसीड होगा। और लास्ट में जो नहीं पचेगा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। यानी डाइजेशन की टोटल कितनी स्टेप हैं, 5। और इन 5 स्टेप को अपन 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं। इन 5 की अपन स्टडी करेंगे एक एक करके। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अंतर्ग्रहण की। अंतर्ग्रहण जो है उसको अपन यूं समझें कि जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो जब अंदर जाता है तो वो अपन बायोलॉजिकली अपन देखें तो 2 प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है पिनोसाइटोसिस और एक प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस। अब देखो ये क्या होता है पिनोसाइटोसिस और क्या होता है फेगोसाइटोसिस, उसको देखो। मैंने यहां पे एक वर्ड बोला था पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है, देखना। पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि जब भी कोई भी कोशिका है उस कोशिका में तरल द्रव्य का प्रवेश, कोशिका में तरल द्रव्य का प्रवेश, जब किसी भी कोशिका में कोई तरल द्रव्य प्रवेश करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस। क्या कहलाएगी, पिनोसाइटोसिस। ठीक वैसे ही जब अपन ये कहें कि कोशिका के अंदर यदि कोई ठोस पदार्थ प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी कोशिका में ठोस पदार्थ का प्रवेश, किसी भी कोशिका में ठोस पदार्थ का प्रवेश क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। तीसरा मैं यहां पे एक वर्ड और लिख दूं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कोशिका से पदार्थों का बाहर निकलना, कोशिका से पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। जब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ प्रवेश करते हैं तो वो या तो पिनोसाइटोसिस कहलाते हैं या फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कब, जब कोशिका में क्या प्रवेश कर रहा है, तरल द्रव्य। फेगोसाइटोसिस कब, जब कोशिका में क्या प्रवेश कर रहा है, ठोस द्रव्य। जब कोई भी पदार्थ कोशिका में प्रवेश करता है तो वो प्रोसेस या तो पिनोसाइटोसिस है या फेगोसाइटोसिस है। यदि कोशिका से कुछ बाहर निकल रहा है तो वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। अब यहां पे ध्यान देना, यदि ये दोनों प्रोसेस साथ हो जाएं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, तो इसे अपन कंबाइनली कह सकते हैं आपका एंडोसाइटोसिस। क्या कह सकते हैं, एंडोसाइटोसिस, या आप इसे यूं कह दो अंतर्ग्रहण। क्या कह सकते हो, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है, चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो रहा है या फेगोसाइटोसिस, यानी आप प्रवेश करवा रहे हो किसी भी सेल में कोई भी पदार्थ, या तो वो द्रव्य होगा या ठोस होगा, तो ठोस या द्रव्य का सेल में प्रवेश करना ही क्या है, अंतर्ग्रहण है। अब अपन ये कहते हैं कि जब ये अंतर्ग्रहण होगा तो अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिकली, यदि अपन टोटल ऑर्गन्स को मिला के कंबाइंडली एक बोले तो वो होती है आहार नाल। क्या होती है, आहार नाल। और उस आहार नाल या एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसके अंदर अपन देखें तो वो आहार नाल कैसी देखेगी, कैसी होगी, कितनी लंबी होगी और उसमें कौन कौन से अंग आएंगे, वो सब चीजें अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। भाई अंतर्ग्रहण होगा तो आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए ना, और वो इंट्रोड्यूस किसके माध्यम से होगा, तो वो होगा आहार नाल के माध्यम से। किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से। अब ये आहार नाल क्या है, तो आहार नाल जो है वो मुख से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, मुख से। मुख गुहा से स्टार्ट होती है और गुदा में जाके एंड होती है। उसका मैं एक क्रम डालूं कि सबसे पहले आपका भोजन जो है वो आहार नाल में कहां जाएगा, मुख में।
मुख से अपन कहें कि वो पहुंचेगा ग्रसनी में। कहां पे पहुंचेगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से फिर अपन कहेंगे कहां जाएगा? ग्रासनाल में। कहां पे जाएगा? ग्रासनाल में। ग्रासनाल से फिर वो भोजन पहुंचेगा आमाशय में। कहां पे पहुंचेगा? आमाशय में, यानी स्टोमक में। आमाशय से फिर वो भोजन जो है वो पहुंचेगा छोटी आंत में। कहां पे पहुंचेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से वो भोजन जो है वो जाएगा बड़ी आंत में। कहां पे जाना है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से वो भोजन जो है वो जाएगा गुदा में। कहां जाएगा? गुदा में। अब ये जो मुख से गुदा तक की लंबी संरचना है इसे अपन कहते हैं आहारनाल। आहारनाल क्या है? मुख से गुदा तक की लंबी संरचना। मुख से गुदा तक की लंबी संरचना क्या कहलाती है? आहारनाल। और इस आहारनाल में अपन कह रहे हैं कि ये स्टार्ट हुई कहां से? मुख से। मुख से भोजन किधर जा रहा है? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहां जा रहा है? ग्रासनाल में। ग्रासनाल से कहां जा रहा है? आमाशय में। आमाशय से कहां जा रहा है? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहां जा रहा है? बड़ी आंत में। और लास्ट में जो नहीं पचा वो बॉडी से क्या निकलेगा? बाहर। किसके द्वारा? गुदा से। तो मुख से गुदा तक की लंबी संरचना क्या है? आहारनाल है। इस आहारनाल को अपन देखें तो इसमें मुख और गुदा को यदि छोड़ दिया जाए, मुख और गुदा को यदि छोड़ दिया जाए तो इसकी जो उत्पत्ति है वो एंडोडर्मल होती है। कैसी होती है? एंडोडर्मल। यानी कि आहारनाल की जो उत्पत्ति है वो कैसी है? तो आहारनाल के जो अधिकांश भाग हैं वो सारे कैसे हैं? एंडोडर्मल हैं। बाकी कौन से बचे? मुख और गुदा। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है? मुख और गुदा को छोड़कर आहारनाल के जो भाग होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसी होती है? एंडोडर्मल। ध्यान रखना इस चीज का कि आहारनाल की उत्पत्ति कैसी है? तो आहारनाल की उत्पत्ति क्या है? एंडोडर्मल है। यदि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर ये जो आहारनाल है इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। इवन मैं ये बोलूं कि लगभग 30 फीट। लगभग 30 फीट। अपने अंदर मनुष्य के अंदर जो आहारनाल है उसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर, जो कई बार यूं ध्यान रखना भी है आपको, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लगभग कितनी, तो लगभग आप यूं मान के चले 30 फीट लंबी होती है आपकी आहारनाल। अब ये जो आहारनाल है इस आहारनाल का सबसे बड़ा भाग या लंबा भाग, आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है आपका क्या? छोटी आंत। छोटी आंत जो है वो आहारनाल का क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है। और ये जो आपका आमाशय है जिसे अपन कह रहे हैं स्टोमक, ये जो स्टोमक है ये होता है आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? आमाशय। लंबा भाग कौन सा है? तो वो है आपका क्या? छोटी आंत। अब देखो मुख गुहा जो है उसके अंदर अपन चलें तो यहां अपन स्टडी करेंगे किसकी? दांत की लार ग्रंथियों की। किसकी? दांत की लार ग्रंथियों की। अपन स्टडी करेंगे जीवा की और अपन स्टडी करेंगे तालू की। यानी जो मुख है उस मुख में आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको मिलेंगे दांत, लार ग्रंथियां, जीवा और तालू। और ये सब भोजन के डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए सारे अंग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। दांतों का काम होता है भोजन को काटना, कुतरना, तोड़ना, तो उनकी स्टडी अपन को करनी पड़ेगी। लार जो है वो आपके भोजन को लसलसा बनाएंगी, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च का पाचन करवाती है। तो ये सब चीजें अपन को पढ़नी होगी। कहां पर? मुख गुहा में। फिर अपन चलेंगे ग्रसनी में और ग्रासनाल में। ग्रसनी और ग्रासनाल दोनों बिंदुओं को ध्यान रखना है। यहां पर पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होगी, ये ध्यान देना। पाचन संबंधी यहां पर कोई भी क्रिया नहीं होती है। आहारनाल के किस भाग में पाचन संबंधी क्रिया नहीं होती? तो आप कहेंगे ग्रसनी में नहीं होगी, ग्रासनाल में नहीं होगी, और एक भाग और है, और वो कौन सा है? तो वो भाग है कि बड़ी आंत को आप देखेंगे तो इसके 3 भाग होंगे, सीकम,
कोलन और रेक्टम, सीकम, कोलन और रेक्टम, यानी कि मलाशय। ये जो मलाशय है यहां पर भी पाचन क्रिया नहीं होती है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होती है। आहार नाल के किन भागों में पाचन संबंधी क्रिया नहीं होगी, तो वो कौन से भाग होंगे? एक तो ग्रसनी, एक ग्रासनाल और एक कौन सा भाग है? मलाशय। ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी जो होती है जहां पे एपिग्लोटिस होता है, उस एपिग्लोटिस की वजह से अपन कहते हैं कि एक समय में दो दो क्रियाएं एक साथ नहीं होती हैं। जैसे अपन श्वसन भी कर रहे हैं या फिर अपन कह रहे हैं वो भोजन भी अंदर ले रहे हैं, तो भोजन और श्वसन जो दोनों प्रोसेस होती हैं उनको सेपरेट आउट करने का जो काम है वो कहां से होता है? ग्रसनी से होता है। कहां से होता है? ग्रसनी से होता है। इस चीज का भी आपको क्या देखना है? ध्यान रखना है। ग्रसनी और ग्रासनाल ये जो दोनों हैं, ये सबसे लंबी आपको मिलती हैं जिराफ में। किसमें मिलती हैं? जिराफ में। जिराफ जो होता है उसके अंदर सबसे लंबी ग्रसनी और ग्रासनाल मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रसनी और ग्रासनाल। अब अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं, अपन 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि मोटा मोटी अपन को ध्यान क्या रखना है। आमाशय में चलें तो आमाशय के अंदर भी अपन 3 भाग बोलेंगे। एक होता है कार्डियक, एक भाग होता है फंडिंग, एक भाग होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक, ये आमाशय के कितने भाग हैं? 3। यानी ग्रासनाल से जो भोजन आएगा वो कहां जाएगा? कार्डियक में, कार्डियक से फंडिंग में, फंडिंग से पाइलोरिक में। यानी कितने चेंबर होते हैं मनुष्य में? आमाशय के अंदर तो कितने? 3। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो जीव जुगाली निकालते हैं, जिनको रूमिनेट्स अपन बोलते हैं, उनके अंदर आमाशय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर? 4 चेंबर। ध्यान रखना है इस बात का कि आमाशय के अंदर, अपने आमाशय में कितने चेंबर होते हैं? 3। कितने? 3। कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरिक। लेकिन जो जुगाली निकालने वाले जीव हैं, जो जुगाली निकालते हैं, चबाते हैं, वापिस लाते हैं, निगलते हैं, उनके अंदर चेंबर होते हैं 4, जो अपन डिटेल में आगे बातें करेंगे। दूसरी चीज इस आमाशय की एक और यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो क्रमानुकुंचन गति है, क्रमानुकुंचन गति, सर्वाधिक क्रमानुकुंचन गति किस भाग में होती है? आहारनाल के। तो सर्वाधिक क्रमानुकुंचन आहारनाल के किस भाग में होता है? आमाशय में। दूसरा कि सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो आमाशय में। कहां पे होता है? आमाशय में। सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन कहां होगा? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होगा? आमाशय से। कहां से शुरू होगा? आमाशय से। आमाशय में जठर रस बनेगा। यहां पे जो भोजन का पाचन होगा वो होगा अम्लीय माध्यम में। कहां पे होगा? अम्लीय माध्यम में। कहां पे होगा? अम्लीय माध्यम में। दूसरी चीज, ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके आहारनाल का क्या है? सबसे लंबा भाग है। आपके आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। और इस छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। एक होता है डेड्यूनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। छोटी आंत भी कितने भागों में बटी है? 3 में। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। डेड्यूनम को आप ग्रैणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैणी। डेड्यूनम को आप ग्रैणी भी बोलते हैं। जेजुनम जो है उसको मध्यांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मध्यांतर। और जो इलियम है उसको अपन कह सकते हैं शेषांतर। क्या कह सकते हैं? शेषांतर। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। देखो, यूं देखो आप, ये तो अपन ने आमाशय के 3 भाग बोले थे, फंडिंग और तीसरा कौन सा था? पाइलोरिक। ये देखो, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है डेड्यूनम, जिसी को अपन कहते हैं ग्रहणी। दूसरा होता है जेजुनम, जिसको अपन कह सकते हैं मध्यांतर। तीसरा जो भाग होता है वो होता है इलियम, जिसको आप कहते हैं शेषांतर या शूद्रांतर। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं।
एक होता है सीकम, जहां पे आपकी अपेंडिक्स होती है, कोलम, और तीसरा भाग है रेक्टम यानी कि मलाशय। छोटी आंत के भी कितने भाग थे? 3, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के भी कितने भाग हैं? 3, सीकम, कोलन और रेक्टम। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो छोटी आंत है ये सबसे लंबा भाग है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी में कैल्शियम और Fe यानी कि कैल्शियम और आयरन, इसका सर्वाधिक अवशोषण, सबसे ज्यादा अवशोषण कैल्शियम और आयरन का कहां रहता है? तो आपके ग्रहणी में, डेड्यूनम में। और पानी का जो सर्वाधिक अवशोषण है वो कहां बताना है? मलाशय में। पानी का सर्वाधिक अवशोषण कहां होगा? मलाशय में। एक चीज ध्यान रखना कि जो उपापचयी क्रियाओं से पानी बनेगा, उस पानी का अवशोषण होगा कोलन में। उपापचयी क्रियाओं से बने पानी का अवशोषण कहां होगा? कोलन में। और अधिकांशतया पानी का अवशोषण ज्यादा कहां होता है? तो मलाशय में। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा बताया कि मुख था जहां से पाचन शुरू होगा। आहारनाल का पहला भाग है क्या? मुख। आहारनाल कहां से शुरू हुई? मुख से। एंड कहां हुई? गुदा में। क्या क्रम है? मुख, मुख से कहां गए? ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। और मुख से गुदा तक की लंबी संरचना क्या है? आहारनाल। मुख में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दांत पढ़ेंगे, लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, जीवा पढ़ेंगे, तालु पढ़ेंगे। ग्रसनी, जिसके अंदर 4 भाग अपन पढ़ते हैं कि ग्रसनी के अंदर 4 छिद्र पाए जाते हैं। कितने? 4 छिद्र। तो अपन वो बात करेंगे कि क्या होता है अंतःनासा छिद्र, क्या होता है गाठी द्वार, क्या होती है यूस्टेकियन नलिका। ये सब चीजें अपन कहां पढ़ने? ग्रसनी में। ग्रासनाल के बारे में भी जानेंगे कि ग्रासनाल जो है उससे कैसे क्रमानुकुंचन होगा और फिर कैसे भोजन आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय के अंदर 3 भाग बताए आपको, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक। ध्यान रखना है सर्वाधिक क्रमानुकुंचन आहारनाल के किस भाग में होता है? आमाशय में। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आमाशय। ठीक है। उसके बाद कितने चेंबर होते हैं? 3। लेकिन जो जुगाली निकालने वाले जीव हैं उनमें कितने चेंबर होते हैं? 4। तो उनकी भी बात करेंगे। फिर छोटी आंत, छोटी आंत में आपको बोला 3 भाग हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। उनको अपन देखेंगे। फिर बड़ी आंत को। तो ये सारा पोर्शन जो है वो अपन अब एक एक उठाएंगे। यानी अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि मुख के अंदर जो पार्ट हैं, जैसे दांत हैं, लार ग्रंथियां हैं, जीवा हैं, तालु हैं, इन सब की स्टडी अपन कहां करेंगे? अगले वीडियो में, जो किसके भाग है? मुख के। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों कि आपने अपना समय दिया, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अब मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की इसे क्या करें? कोशिश करें। क्योंकि जो आपके नंबर्स बढ़ेंगे उससे एक मोटिवेशन रहेगा और उससे आपको हम अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये क्रम अब लगातार बना रहे, सतत बना रहे। तो आप इसको शेयर करना ना भूलें।